जब मैम बात कर रही थी तो उन्होंने ये बात रखी कि किसानों के लिए हम ज़्यादा फोकस करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, गरीब के लिए करेंगे। इनको सुन के एक चीज़ अच्छी तो लग रही थी कि हाँ सारे सेक्टर्स को है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फीलिंग भी आ रही थी कि हाँ ये थोड़ा चुनावी बजट जैसा भी है। लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि देश की आधी आबादी है महिलाएं, युवा देश की जान है इस समय, किसान अन्नदाता है और साथ ही जो गरीब है इनका उद्धार तो होना ही चाहिए। इसलिए मैं सरकार के सोशो इंजीनियरिंग पे काफ़ी हद तक बुलिश भी हूँ और मेरे को लगता है ठीक पॉइंट भी है। मैं ज़रा सिराज हुसैन जी के पास वापस चलता हूँ। आई होप उनकी आवाज़ हमको अच्छे से आएगी, जितना हम ठीक कर सकते थे उतना हमने किया। सिराज सर, मेरा एक ही क्वेश्चन था। जब आज निर्मला जी बोल रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि जय अनुसंधान यानी कि जय इनोवेशन और जय टेक्नोलॉजी, तो सर एग्रीकल्चर में तो नहीं है, बहुत कम है। और हम जितना ग्राउंड पे चेक करते हैं वो तो कहते हैं बिल्कुल ही कम है, रिसर्च तो होते भी नहीं है। सर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि आज के इस वोटर अकाउंट से अगली बार का जब बजट आएगा या सरकार की इससे नीयत क्लियर हो रही है कि अगले 5-6 साल का रोड मैप रख देंगे वो रिसर्च का एग्रीकल्चर में, इसके चांसेस कितने हैं सर? ये इंडिया की जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है वो आईसीएआर के इंस्टीट्यूशंस में होती है और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होती है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज तो बहुत ही पुअरली फंडेड है, उनके पास सिवाय सैलरी देने के कोई रिसर्च के लिए फंडिंग के संसाधन उपलब्ध बहुत ही कम है। आईसीआर की फंडिंग बहरहाल किसी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, लेकिन वो भी बहुत अंडर फंडेड है। खास तौर से जो प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज के लिए पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था, निकरा नाम है उस प्रोजेक्ट का, उसमें फंडिंग बहुत बढ़ाए जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमको क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए, तो हमें रिसर्च में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिसर्च के फायदे पूरे देश के सामने हैं। गन्ने की वैरायटीज हों या आप देखें कि जो चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 1121, पूसा 1121, 1509, ये सब रिसर्च से निकले हैं। तो मैं ये समझता हूं कि शायद जो रेगुलर बजट आएगा उसमें काफी इजाफा रिसर्च की फंडिंग में गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। ठीक है सर, अब मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, इसलिए मैंने आपसे ही पता करना ज़्यादा बेहतर समझा क्योंकि आप पूरे ग्राउंड चेक जानते हैं। तो आप पूर्व कृषि सचिव रहे हैं, इसलिए मैं उम्मीद भी करता हूँ कि सरकार थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ काम करते हुए इस चीज़ को फोकस समझेगी कि हाँ भाई रिसर्च को आप बढ़ाओ। सिर्फ किसानों को डीबीटी से या फिर एमएसपी से काम नहीं चलेगी। रिसर्च होगा ना तो एमएसपी के ऊपर सरकार का लोड जो प्रेशर बनता है ना वो भी थोड़ा अपने ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक। मेरे साथ इंद्रनील पन है, चीफ इकोनॉमिस्ट है येस बैंक के। इंद्रनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच, और थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ, थोड़ा लेट से आ रहा हूँ मैं आपके पास आपसे बातचीत करने के लिए। सर मैं ज़रा किसानों से हटकर अब ज़रा गरीब कल्याण योजनाओं पर आना चाहता हूँ। सरकार ये कहती है कि ग्रामीण भारत में हम घर बनाएंगे। सरकार ये कहती है कि हम अलग अलग सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो थोड़ा पुअर हैं उनको थोड़ा और निकालेंगे। आज मैं हमने एक डाटा भी दिया कि 25 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। सर गरीब कल्याण योजनाओं में आपको कितना दम दिखता है और इससे कितना फ़र्क पड़ता है सिस्टम में? ज़रा फ़र्क बताइए, कितना फ़र्क पड़ता है इससे? देखिए, जब पॉलिसी मेकिंग होते हैं हम्म। तो ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है। आज जो सिचुएशन है उसमें स्पेशली कोविड के बाद हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि के शेप्ड रिकवरी है, जहां रूरल सेगमेंट सफ़र कर रहे हैं अभी भी। एल निनो इफेक्ट, चेंजिंग वेदर कंडीशंस, ये सब लेके जूझ रहे। अर्बन कंजम्पशन काफ़ी स्ट्रांग है। सिमिलरली कोविड के बाद मेरे ख्याल से वो डेटा वेरी क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इनकम पिरामिड है, वो लोएस्ट एंड ऑफ द इनकम पिरामिड जो है वो थोड़ा फैटर हो गया है। हायर लेवल्स ऑफ इनकम से लोग नीचे आ चुके हैं। जो जितने एम्प्लॉयमेंट री एम्प्लॉयड हुए हैं, जिनको अनएम्प्लॉयमेंट से जूझना पड़ा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कोविड, उनको सैलरी जो मिल रहा है अभी वो प्री कोविड से ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है। तो ये सब इश्यूज हमारे सिस्टम में अभी है, इसलिए कोविड, बियॉन्ड कोविड, डेड वेट लॉस ऑफ कोविड है। तो ये एक बजट में तो ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं होगा, ये एक मल्टी बजट इशू है। और ये इशू तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हम इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बढ़ना ये चाहिए कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाना चाहिए।
लेकिन उसके लिए जितना पॉलिसीज करना चाहिए वो बहुत रैपिडली नहीं हो सकता है, क्योंकि रैपिडली करने का कोशिश करेंगे तो जो हायर इनकम कैटेगरी है उनका टैक्स और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट टू टेक होल्ड। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंजम्पशन की पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये चैलेंज है इंडियन सोसाइटी के लिए, और ये गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले चुके हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, वी होप वी विल हैव अ बेटर इक्विटेबल सोसाइटी स्ट्रक्चर गोइंग फॉरवर्ड। कोशिश यही है कि जो सोसाइटी में एक समावेशी हो, ताकि हर लोगों को मौका मिले, जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको भी मौका मिले। हमारे सहयोगी अब कुछ समय पहले आपसे बात कर रहे थे एडिबल ऑयल मिशन को लेकर कि तिलहन का पैदावार कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसमें आत्मनिर्भर हुआ जाए। सिराज सर, आपसे मेरा अब सवाल होगा, एक तरफ हम रिकॉर्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ किसानों को भाव मिल नहीं रहा है जो भाव उनको चाहिए, कई सारे तिलहन के भाव एमएसपी के नीचे चल रहा है, चाहे वो सरसों हो या फिर सोयाबीन हो। ऐसे में हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे सर? नहीं, देखिए, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो टैरिफ पॉलिसी को बहुत फ्रीक्वेंटली जैसी जरूरत हो उसको टच अप करे। अब होता यह है कि एक बार टैरिफ्स बहुत नीचे चले जाते हैं तो इंपोर्ट चलते रहते हैं, जैसा कि हमने पिछले साल देखा सरसों में, अभी इस वक्त हम देख रहे हैं सोयाबीन में। तो अगर बहुत चीप इंपोर्ट्स हम लाते रहेंगे तो जाहिर है कि हम अपने एमएसपी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो इलेक्शन हुए तो उसमें जो पार्टी, दोनों पार्टीज ने बोनस का वायदा किया धान पर और गेहूं पर, लेकिन हमने ऑयल सीड पे किसी बोनस का वायदा नहीं किया, ना हमने पल्सेस पे कोई बोनस का वायदा किया। तो एक तरफ तो हम बजट में कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे एडिबल ऑयल में, और हम बोनस अनाउंस कर रहे हैं गेहूं और चावल में। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम परंपरागत खेती से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो और बाकी खेती जो कैश क्रॉप है या जो दलहन तिलहन की पैदावार तो बढ़ेगी नहीं। सर, टेक्नोलॉजी में हम जितने पीछे हैं, जिस तरह के सीड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की प्रोडक्टिविटी है देश में, सिराज सर आपको क्या लग रहा है उस फ्रंट पर कैसे काम होगा? रिसर्च की बात तो हो रही है, लेकिन एग्री में कुछ रिसर्च तो उस तरह का दिख नहीं रहा है ग्राउंड पर। अब पैदावार देखिए, अब पिछले कुछ सालों में तो उस तरह के पैदावार का भी न यील्ड में बढ़ोतरी हो रही है, ग्लोबल तुलना करें तो हम आधे से भी कम है। वहां पर क्या करने की जरूरत है? पुराने हथियार से कब तक काम चलेगा सर? कई फसलों में हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी है, ईस्टर्न इंडिया में भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। मध्य प्रदेश में जो इतना गेहूं का उत्पादन बढ़ा है तो जाहिर है कि ये प्रोडक्टिविटी की वजह से बढ़ा है। प्याज की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, गन्ने की हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो जहां जहां साइंस का इंटरवेंशन हुआ है, अच्छे सीड्स आए हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस किसानों तक पहुंची हैं, तो किसान उसको अडॉप्ट करते हैं। ये अलग बात है कि फिर भी हम पूरे इंडिया का अगर एवरेज देखें तो हम ग्लोबल प्रोडक्टिविटी से पीछे हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेस्ट स्टेट को, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की स्टेट्स को ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने किसानों की इनकम को प्रोटेक्ट करें, जिससे कि वो इंसेंटिवाइज हो बेटर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम ये जानकारी को, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे और थोड़ा पता करेंगे जो आज नारा दिया गया है किसान, युवा, महिला, गरीब का, इसमें सरकार इनसे कैसे निपटेगी। ये चर्चा हमारी जारी है, ये भारत का बजट। और जैसे आप भारत का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जो छवि आती है भारत की, वो आती है किसानों से जुड़ी हुई, वो आती है उस देश से जुड़ी हुई जहाँ पे अन्नदाता की बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी इज्जत है, और पूरा देश उनके सामने नतमस्तक होता है। इसलिए जब शास्त्री जी ने पहली बार नारा दिया था तो जय किसान जय जवान वाला ही नारा दिया था, उसमें किसान भी थे। बाद में अनुसंधान और विज्ञान भी जुड़े, जो आज निर्मला जी बता रही थी। खैर, मेरे साथ 3 मेहमान हैं। देवेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट हैं।
सिराज हुसैन जी हमारे साथ तो लगातार बने हुए हैं, चंद्रशेखर जी भी बने हुए हैं। उनसे जरा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत रियल टर्म में भारत अपनी ग्रोथ को और कितनी स्पीड से आगे बढ़ा सकता है। ये वोट ऑन अकाउंट है। सब जानते हैं कि आंकड़े लिमिटेड होंगे, सब जानते हैं कि ज़्यादा नहीं बोला जाएगा क्योंकि 3 महीने का मैंडेट है। लेकिन सब लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही है कि सरकार अपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव में थोड़ा बड़ा बनना चाहती है, पॉलिसी से थोड़ा ठीक करना चाहती है और शॉर्ट टर्म ना सोच के पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात कर रही है। उसमें रेलवेज़ की बात की, उन्होंने बातचीत की है एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की, उन्होंने बातचीत की हाउसिंग की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, महिलाओं की बातचीत की, गरीब उत्थान की बातचीत की है, युवाओं को सस्ते लोन देने की बात की है, टेक्नो सेवी किसानों को बातचीत की है। एक काम करते हैं, जरा पहले तीनों मेहमानों को एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए। तो जरा देवेंद्र शर्मा जी को दिखाइए, सिराज हुसैन जी को दिखाइए और साथ ही चंद्रशेखर जी को भी दिखाइए। जो आज वित्त मंत्री बोल रही थी जब सभा के अंदर, एक काम करते हैं, पहले वो एक बार फिर से सुन लेते हैं किस किस मुद्दे पर उन्होंने और बात रखी। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो सारी बाइट्स को बड़ी मेहनत से काटा है ताकि हम बजट स्पीच के बाद भी एक बार उसको ध्यान से और गौर से सुने। देवेंद्र सर, आप भी जरा सुनिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और एक बार पहले उनको सुन लेते हैं, फिर जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Grameen continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. Government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. 3 major economic railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion
of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these three economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. "40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards." आज एक अच्छी बात ये थी कि स्पीच थोड़ी छोटी थी, लेकिन मैम ने सारे पॉइंट्स को छूने की कोशिश की एक ही घंटे के अंदर ही, और एक ही घंटे के अंदर, क्योंकि ज़्यादा बड़े आंकड़े देने नहीं थे तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बहुत कम समय में मैम ने बताने की आज कोशिश की है। मेरे साथ देवेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं, सिराज सर तो खैर हैं ही हमारे साथ, और साथ ही चंद्रशेखर जी भी हैं। एक बार ज़रा सबको स्क्रीन पे वापस से दिखा दीजिए। देवेंद्र सर, मैं एक बार ज़रा आपका टेक चाहता हूँ, और टेक में थोड़ा भारत की इकॉनमी और ग्रोथ को ही लेकर ही चाहता हूँ, क्योंकि इसी पे ही सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, इसी पे ही सबसे ज़्यादा वेटेज थी, जो अलग अलग सेक्टर से कुल मिला के यही बात हो रही थी। आप ज़रा बताइए सर, आपने क्या रीड किया? देवेंद्र सर, आवाज़ आ रही है आपको? शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, कोई बात नहीं, चंद्रशेखर जी के पास चलते हैं एक बार ज़रा, और बाद में जैसे आवाज़ आएगी तो उनसे भी हम क्वेश्चन ले लेंगे। सर, जब आज हम चर्चा सुन रहे थे या फिर स्पीच को सुन रहे थे, तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही थी कि सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत सभी को कुछ ना कुछ पुश करना चाहती है, और इन चारों सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, किसान, महिला, युवा और गरीब, इन सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ, जो हो सकता है अगली बार, इस बार तो ठीक है वोटर अकाउंट था, लेकिन अगली बार कुछ आ सकता है हमारे लिए, बड़ा आ सकता है। तो इन चारों सेगमेंट में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज महिलाओं की, युवाओं की रहेगी, किसान थर्ड नंबर पे है? मैं प्रेफरेंशियल बांट रहा हूँ। नहीं, वैसे मैं मानता हूँ गरीब जो है उनको टॉप प्रायोरिटी मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मगर जब हम देखते हैं कि हमारा देश में आर्थिक विकास हो रहा है, वो विकास का जो फल है सभी को इक्विटेबली मिलना चाहिए, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। तो जैसे हमारा आर्थिक विकास का फल, इसका बेनिफिट सभी लोगों को इक्विटेबली मिलता है, तो जरूर those in the below the poverty line will be lifted above the poverty line। के तो एक खास मुद्दा होना चाहिए हमारा। तो इसके लिए हमारा देश खास तेजी से विकास की ओर जाना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ज्यादा मोर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मोर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, पर्टिकुलरली फूड इन्फ्लेशन। जब ये होता है, ये चार जो बड़े मुद्दे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, जनरेटिंग जॉब्स, ये जो चार बड़े टारगेट के ओर हम तेजी से बढ़ेंगे, तो जरूर दो गरीब जो है, गरीब रेखा के नीचे है, वो ऊपर आ जाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे फॉर एग्जांपल गरीब है, वो किसान भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकता है, वो युवा भी हो सकता है, एंड देयरफॉर इसको प्रायोरिटाइज करना मैं सही नहीं मानता हूं। बट द बेसिक पॉइंट इज गरीब के ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, और गरीब में जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें जो भी कदम उठाना है, वो पॉलिसी इंटरवेंशन या इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, उस पे हमें ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चाहिए। तो अभी हम एक प्रधानमंत्री योजना है 5 किलो 5 साल के लिए चावल और गेहूं, फाइन, देयर आर गुड वेलफेयर प्रोग्राम्स, मगर ये भी हमें सोचना है कि क्या क्या हम कर रहे हैं उनका क्षमता को बढ़ाने के लिए। We should not keep them in an artificial world of security. We need to build capacity in them, build skills in them, ताकि वो खुद अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे। That should become our aim. सिराज सर, आपसे अब मेरा एक सवाल होगा। सरकार का जो फोकस एरिया था, उसका मकसद यही था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, रूरल डिमांड को मजबूत करना, और लेकिन इस बार के बजट में
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ कॉन्क्रीट बयान नहीं आया है, इतना ज़रूर कहा गया जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें प्राइवेट भागीदारी, निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? उस फ्रंट पर क्या काम करने की ज़रूरत है सिराज सर? देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का एक पेंडिंग मैं कहूँगा मुद्दा चल रहा है कि गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग सेक्टर में और वेयर हाउसिंग के माध्यम से किसानों को बेटर प्राइस दिलाने में जो पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, अभी उस पर विचार विमर्श ही चल रहा है। मिसाल के तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट सिस्टम है वो अभी तक भी कंपलसरी नहीं है, यानी कि आप अगर अपना कोई एग्रीकल्चरल कमोडिटी आप किसी गोदाम में रखते हैं तो गोदाम के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसीट दे, वो आपको फिजिकल रिसीट भी दे सकता है, क्योंकि वो ज्यादातर गोदाम है वो रजिस्टर्ड नहीं है WDRA में। तो अभी मुझे लगता है कि सरकार ने अपना मन बनाया नहीं है इस सिलसिले में पूरी तरह, और जब तक वो इसमें मन अपना नहीं बनाएंगे तब तक ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसी तरह डिसऑर्गेनाइज सी रहेगी। सिराज सर, एक और इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछता हूं कि रूरल इंडिया पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, महिलाओं के लिए जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो अगर रूरल इकोनॉमी की स्थिति अगर बेहतर होंगी तो क्या उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का मार्केट भी डेवलप होगा, वहाँ भी सपोर्ट मिलेगा, वहाँ भी जो स्थिति होगी जो अर्बन जो कंपनीज हैं यहाँ से अर्बन में जो डील करती हैं उनके लिए भी वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, उनको भी एक फ़ायदा मिलेगा, पूरे वैल्यू चेन को इससे फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, करीब 46% जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और ये जरूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हो, क्योंकि वो एक इक्विटेबल ग्रोथ का भी माध्यम है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल में जो एग्रीकल्चरल वेजेस हैं उसमें रियल टर्म्स में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। इसीलिए ये जो आपकी FMCG कंपनीज हैं, हिंदुस्तान लीवर है, ITC है, इनकी सेल्स इसीलिए रूरल एरिया में डाउन है क्योंकि वहाँ कोई इजाफा ही नहीं हो रहा है लोगों की इनकम में। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको हम किसानों को बेहतर दाम दिलाएं, रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट करें। वैसे उसमें गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। मिसाल के तौर पे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो ग्रामीण सड़क योजना लागू की गई थी। मुझे लगता है कि इस तरह के जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम है उसमें भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने रेलवेज में, पोर्ट्स में, सड़कों में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन रूरल मार्केटिंग में मिसाल के तौर पे कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। ना तो गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुआ है, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। चंद्रशेखर साहब आपके सामने मौजूद हैं, आप उनसे जरा इस बारे में पूछ लीजिए, वो ज्यादा तफसील से बता सकेंगे, क्योंकि मैं तो टेलीफोन पे हूँ, वो आपके सामने हैं, तो जरा अच्छा रहेगा आप उनसे पूछिए। सर, आपसे फटाफट से ये जवाब चाहूंगा। आप सिराज हुसैन जिस तरह से कह रहे हैं, आपको लग रहा है इस पर आपका टेक क्या होगा सर? बिल्कुल, हमारे दोस्त सिराज भाई कह रहे थे वेयर हाउसिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट वगैरह, वो तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई शक नहीं है। बट मैं मानता हूं प्राइमरी मार्केटिंग किसान का है APMC मंडीज। तो हमें APMC मंडीज को मजबूत बनाना है। APMC मंडीज के जो कमीशन एजेंट, उनका जो मैनेजमेंट है उसको डीपोलिटिसाइज करना है। APMC मंडीज में बहुत जगह है, वहां प्राइमरी ग्रेडिंग सॉर्टिंग फैसिलिटीज बनाना है और टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होना चाहिए APMC मंडीज में। मगर APMC सब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अंतर्गत है, तो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार मिल करके इस पर कोई प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि APMC मंडी हमारा एक मजबूत एक ताकत है हमारा देश का, मगर उसका हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, किसान को सुविधा मिलेगा, किसान को सही प्राइस डिस्कवरी उसकी होगी, तो मैं मानता हूं किसान के लिए काफी फायदा होगा। बट सेंटर एंड द स्टेट्स हैव टू वर्क टुगेदर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ जी, ठीक है, अच्छे से सबसे बात हो रही है और सबसे अच्छे से हम समझ रहे हैं। जब सरकार की ये बात हो रही है तो सरकार के मंत्री जिनको एक्चुअली में काम है एग्जीक्यूशन का, देखिए बोलने की बात अलग होती है, एग्जीक्यूशन की बात अलग होती है। जब वित्त मंत्री ने बात रखी थी हम रेलवे को बदलना चाहते हैं, तो अश्विनी वैष्णव को आप लगातार
कुछ बाइट्स कुछ टीवी पे बोलते हुए, उनके काम को देखते हुए आपको समझ में आता होगा, देख भी रहे होगे आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं। आज भी ये बात हुई कि 517 नए रूट्स पर उड़ानें रखी जाएंगी, सरकार इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रही है। तीसरे मेहमान थे हमारे जितेंद्र शर्मा जी से, जितेंद्र सिंह जी, उनसे हमने आज बातचीत की थी, भी केंद्रीय मंत्री हैं और वो सरकार के विजन को बता रहे थे आगे। एक काम करते हैं, ये देश के जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं इनका एक व्यू पॉइंट आपके सामने रखते हैं जो कि रियल टर्म में भारत को भारत और पक्का विकसित भारत बनाने में हेल्प करेगा। आइए सुनते हैं वो क्या क्या कह रहे हैं। एक बार जरा तीनों को आप दिखाइए और बताइए, सुनाइए। इन्वेस्टमेंट आप लगभग कैसा देख रहे हैं और वित्त वर्ष 24-25 के लिए आपका कैपेक्स क्या रहने वाला है? पिछले साल कैपेक्स 2,40,000 करोड़ का था। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, ऑलरेडी 82% के आसपास अचीवमेंट जनवरी एंड तक हो गया है। इस साल 2,52,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस हुआ है बजट में। मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि रेलवे के इन्वेस्टमेंट की जो बहुत बड़ी ज़रूरत थी वो इससे पूरी होती है और काम की पेस बहुत अच्छी है। अभी 1,300 स्टेशन पे एक साथ काम चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। कंस्ट्रक्शन की स्पीड आप देख ही रहे हैं, 5,500 किलोमीटर साल के बनाना, 15 किलोमीटर पर डे की पेस पे चलना। तो ये करीब करीब दुनिया भर में आज एक एग्जाम्पल है भारत की रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन। इसी पेस पे बढ़ते रहेंगे। जो 3 कॉरिडोर्स हैं इस पर हम क्या लॉन्ग टर्म विजन के साथ में 5-10 सालों में हम देख रहे हैं इसको पूरे तरीके से विकसित होता हुआ, और पैसा कितना? बिल्कुल करीब करीब 11 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इन तीनों कॉरिडोर्स पे और 6 से 8 साल लगेंगे टोटल करने में। और ये कब संभव होगा कि जब मैं IRCTC की वेबसाइट पे लॉगिन करूं? 2030-31 तक ये संभव हो जाएगा। जैसे कैपेसिटी क्रिएट होती है, कैपेसिटी जब क्रिएट होगी तो ज़्यादा ट्रेन चला सकते हैं। हाईवे में आप देखोगे तो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर ली, लेकिन जैसे भी हो, चाहे कंजेशन में भी हो, गाड़ी चल जाती है। रेलवे में बिना एक्स्ट्रा पटरी के एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं चला सकते। आपको कई तरह के इनोवेशंस करने पड़ते हैं। स्टेशन के यार्ड के लेआउट में चेंजेस करने पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ला रहे हैं, स्टेशंस का डिजिटल कंट्रोल लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे एक साथ काम चल रहा है। क्योंकि आप टेलीकॉम भी उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे। एक सवाल आपसे टेलीकॉम पे लेना चाहूंगा। इस पूरे सेक्टर पे बेसिकली जो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड जो अनाउंस किया है, ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि ये फंड आखिर इसका कहाँ इस्तेमाल होगा और ये किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। आज भारत एक टैलेंट नेशन है, ठीक, और भारत पे बहुत बड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ है। ये 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। टैलेंट नेशन से प्रोडक्ट नेशन कैसे बने। टैलेंट नेशन में बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में बने हुए हैं। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो उसके लिए एक अलग टाइप का माइंडसेट, अलग टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए होता है। मान लो बुलेट ट्रेन डेवलप करनी हो, उसके लिए अलग सोच चाहिए, अलग फंडिंग चाहिए, अलग तरह की टीम चाहिए। मान लो आपको इंजन बनाना है एरोप्लेन का, उसके लिए एक अलग सोच चाहिए होती है। मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंप्लीट पावर ट्रेन आपको डिजाइन करनी है, नई बनानी है प्रोडक्ट की। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले 1 दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बजट पेश हो चुका है। कॉर्पोरेट इंडिया से हम लगातार बात करें, लेकिन अब बजट पे बात करने के साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी शुक्रिया, नमस्कार 18 हाउस स्वदेश को समय देने के लिए। और कहीं ना कहीं इस बजट में सरकार ने कई सारे मोर्चों पे ये एक डिसिप्लिन दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने ना तो बहुत बड़े रिफॉर्म की बात की, उन्होंने ना कोई किसी लोक लुभावन की बात की, क्योंकि चुनाव में आप जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की आज बजट की, जब बजट हम लोग स्पीच सुन रहे थे, कुछ शब्द बेहद दिलचस्प सुनने को मिले और बहुत दिनों बाद इस तरह के शब्द संसद के पटल पे किसी वित्त मंत्री की ओर से सुनने को मिले हैं। गरीब, महिलाएं,
युवा और अन्नदाता। आपने 4 नाम वित्त मंत्री साहिबा ने बताया, क्या यही 4 नाम आने वाले दिनों में सरकार के एजेंडे में सबसे ज़्यादा प्रमुखता पे होगा? नहीं, देखिए, जैसा आपने ठीक कहा मनीष जी, वैसे तो प्रधानमंत्री ने जैसे स्वयं भी कहा है कई बार कि वो 4 ही वर्गों से परिचित है, गरीब, किसान अथवा अन्नदाता, महिला, युवा, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके। तो ये एक व्यापक सोच का एक्सप्रेशन है। और यदि आप देखें इस बजट को ज़रा बारीकी से, तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो छूटा है। यानी मैं तो इसको कहूँगा इंक्लूसिव बजट, और साथ ही साथ इनोवेटिव दोनों ढंग से, सोच में भी इनोवेशन है और वैज्ञानिक ढंग से भी इनोवेशन है। जैसे साइंस के लिए वो इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस रख दिया गया। और जहाँ तक एक्सक्लूसिवनेस की बात की जाती है, चूँकि आजकल प्रमाण आधारित युग है, तर्क आधारित बात करने का युग है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी और इसकी व्यापकता का प्रमाण क्या हो सकता है कि जिन वर्गों की कभी चिंता नहीं की गई, उन वर्गों की चिंता इस बजट में भी है और निरंतरता से पिछले कुछ समय से की जा रही है। अभी तक जो बजट आता था ना, उसमें हमेशा चर्चा होती थी आत्मनिर्भर भारत की। ये माना जाए कि ये बजट जो है सरकार की तरफ से कॉन्फिडेंस वाला बजट है, उनको पूरी तरह से भरोसा है कि वो जुलाई में वापस आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने टैक्स छूट जैसा कोई ऐलान नहीं किया, जैसा कि हमने 2019 में देखा था। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जैसे मोदी जी ने अभी हाल ही के अपने एक भाषण में कहा था कि जब मैं विदेश जाता हूँ, किसी बड़े नेता के साथ हाथ मिलाता हूँ, तो उसको समझ में आता है कि 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस अगर है, तो ये कॉन्फिडेंस उस विश्वास का जो लोगों ने मोदी जी के प्रति अपना प्रकट किया है, और उस विश्वसनीयता के आधार पर ये बजट निर्माणित किया गया कि इस समय मजबूरी है, वोट ऑफ अकाउंट ही हो सकता है, लेकिन बाकी की जिम्मेवारी वापस आकर के मोदी जी निभाएंगे। क्या है, चाहे आप 2008-2009 का इंटरिम बजट देखिए, 2014 का इंटरिम बजट देखिए, या 2019 का इंटरिम बजट देखिए, हमेशा हमने देखा कि पॉपुलिस्ट कई सारे फैसले लिए गए। इस बार के बजट में एक इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिली है, एज अगर बिजनेस जर्नलिज्म के हिसाब से बात करें, तो जिस तरीके से एक बोल्ड डिसीजन लिया गया, फिजिकल डेफिसिट को घटाने की बात की, 5.1% की बात की गई, ये बहुत बोल्ड डिसीजन है। चाहते तो ऐसा नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ आपने कहा कि कोई टैक्स में इस बजट में कोई छूट नहीं दी गई है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल एक अनुशासित कर सकते हैं ना, एक डिसिप्लिन्ड बजट पेश करने की कोशिश की गई है। ये जो सोच है, ये कैसे हुई कि हमें जाना है, हम एक डिसिप्लिन बजट के साथ ही जाएंगे, हम कोई ऐसा कुछ नहीं करने वाला है जिससे कि आने वाले बजट में कोई दिक्कत खड़ी हो। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं अभी किसी से बात कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि मोदी जी ने ये जो पिछले 10 वर्षों में अनेकों जैसे रिफॉर्म्स आए हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर में भी, ये मात्र आर्थिक रिफॉर्म्स नहीं है या आर्थिक मेजर्स नहीं है, इनका बड़ा व्यापक असर है। ये हमारी सोच को बदलने वाले हैं, हमारे पॉलिटिकल कल्चर को, हमारी कार्यशैली, हमारी कार्य संस्कृति को बदलेंगे। यानी ये अपेक्षा की जाती है कि हम चुनाव में जा रहे हैं तो टैक्स घटा दिए जाएंगे। तो आपने बीजेपी के मंत्रियों को सुना कि उनका बजट पर क्या कहना था, कि कैसे बजट पूरी इकोनॉमी को यहाँ से रिवाइव कर सकती है। हालांकि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि ये ट्रेलर था, असली बजट जब फुल बजट आएगा जुलाई के महीने में, तब दिखेगा। चलिए, इसी नोट के साथ हम इस शो को यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया सिराज सर आपका, इंद्रनील पंत सर आपका, देवेंद्र जी और जी चंद्रशेखर सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, और मुझे और डिम्पी को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।